एक पिता जो अपनी बेटी की वजह से शर्मिंदा है क्योंकि उसकी बेटी के बॉडी पर किसी एनिमल की तरह बाल है, इसलिए उसने जिंदगी भर उसे एक लॉकर रूम में बंद रखा। तो कहानी जब स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं 1917 का समय है। रूथ नाम की एक प्रेग्नेंट औरत बर्फीले रास्तों पर चलती जा रही है। उसे दूर आसमान में ग्रीन कलर की रोशनी दिखाई दे रही थी। वो उस रोशनी का पीछा करते हुए बहुत दूर तक चली आई थी। रूथ स्टेशन मास्टर गर्त्सव की बीवी थी, जिसे अभी तक पता ही नहीं था कि उसकी बीवी घर से बहुत दूर चली गई है। रूथ बर्फ के बीच में गिर गई थी, जिसे एक औरत देख लेती है जिनका नाम मिसेस ब्रिस्टन है। वो औरत उसे पहचान जाती है कि वो स्टेशन मास्टर की बीवी है। रूथ की डिलीवरी का टाइम हो चुका था, इसलिए वो लेडी उसे जल्दी से रूथ के घर वापस ले आती है और वो गर्त्सव से कहती है कि वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। जिसके बाद डॉक्टर आकर घर में ही रूथ की डिलीवरी करवाता है। ये एक प्री मैच्योर इमरजेंसी डिलीवरी थी। रूथ की डिलीवरी क्रिटिकल होने की वजह से वो बच्चे के पैदा होने के बाद बिना उसे देखे ही मर जाती है। डॉक्टर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचती। उत्सव जब उस बच्चे को देखता है तो कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो किसी मॉन्स्टर का बच्चा लग रहा है। मिसेस ब्रिजटन कहती है कि ये नॉर्मल है, जब बच्ची बड़ी होगी तो इसके ये बाल खत्म हो जाएंगे। गर्त्सव रूथ की डेथ से दुखी होकर उन दिनों को याद करता है जब उसने रूथ को पहली बार देखा था। तब रूथ म्यूजिक टीचिंग के लिए इस शहर में आई थी और उसे देखते ही गर्त्सव को उससे प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद रूथ की फ्यूनरल के दिन गर्त्सव डिसाइड करता है कि वो इस बच्चे को यहाँ से दूर कर देगा ताकि फ्यूनरल में आए हुए लोग उस बच्चे को देख न सके। फ्यूनरल के दिन लोगों में चर्चा हो रही थी कि गर्त्सव की बेटी के साथ क्या हुआ, वो क्यों नहीं दिख रही। उन लोगों के बीच एक रिपोर्टर भी था जो कहता है कि गर्त्सव ने फ्यूनरल के लिए बहुत ज्यादा खर्चा किया है और ऐसा इंतजाम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही किया गया है ताकि उसके बच्चे की तरफ किसी का भी ध्यान न जाए। कुछ दिन बाद मिसेस ब्रिस्टन बताती है कि बच्ची के बाल और भी बड़े हो चुके हैं। वो अब किसी एप के बच्चे की तरह दिख रही थी, इसलिए उन लोगों ने उसका नाम ईवा रख दिया। ईवा जो थी वो फर्स्ट ह्यूमन थी अर्थ की, और एप जो थे वो भी ह्यूमन के बुजुर्ग थे। ईवा नाम उस बच्चे पर परफेक्ट सूट कर रहा था। कुछ लोग गर्त्सव को सलाह देते हैं कि उसे ऐसे बच्चे को शहर से कहीं दूर रखना चाहिए ताकि लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। लेकिन गर्त्सव अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए घर में ही नर्स बुलवा देता है जिसका नाम हैना था। हैना पहले तो उस बच्चे को देखकर डर जाती है, फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही है, इसे बस केयर और लव की जरूरत है। हैना बहुत अच्छी औरत थी, वो हमेशा उसका ख्याल रखती थी। उसे अच्छे से पता था कि उस बच्चे को एक्स्ट्रा लव की जरूरत है क्योंकि उस बच्चे के पास उसके अलावा और कोई नहीं है। एक दिन गर्त्सव के घर एक पोस्टमैन आया। उस वक्त हैना एवा को सुला रही थी, इसलिए वो उसे गोद में लेकर ही दरवाजा खोलने चली गई। तब वो पोस्टमैन उस बच्ची को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो तो भूल ही गया कि वो वहाँ किस काम से आया था और वापस चला गया। रास्ते में उसे वही न्यूज रिपोर्टर मिलता है। वो पोस्टमैन की शक्ल देख के ही जान जाता है वो कुछ न कुछ ऐसा जानता है जो ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। पोस्टमैन उस रिपोर्टर को कहता है कि वो जो भी बता रहा है वो किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन वो था एक रिपोर्टर। उसने पोस्टमैन से प्रॉमिस किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा। लेकिन अगले ही दिन वो ईवा पर एक आर्टिकल लिखता है जिसमें उसने ईवा के पर्सनल डिटेल्स भी डाल दिए थे, जिस वजह से ईवा के घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो गर्त्सव से कुछ भी पूछ सके, लेकिन वो सब बच्ची को देखना चाहते थे, इसलिए वो सब गर्त्सव के घर में ताक झाक कर रहे थे। ये देख के गर्त्सव हैना को स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि ईवा को वो कहीं बाहर नहीं ले जाएगी और ना ही उसे दरवाजे तक ले जाएगी ताकि उस पे किसी की भी नजर ना पड़े। लेकिन इस तरह रहते हुए ईवा दिन भर रोया करती थी। उसे भी ताजी हवा की जरूरत थी, इसलिए हैना एक दिन गर्त्सव से कहती है कि वो बच्ची को बाहर ले जाने की परमिशन दे दे। हैना उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां उसे कोई न देख पाए, यानी कि वो उसे शहर के सुनसान एरिया में ले जाएगी। गर्त्सव उसकी बात से एग्री करता है और अगले ही दिन एक ट्रॉली और एक मैप ले आता है। उसने हैना को शहर के उन रास्तों के बारे में बताया जहाँ कोई भी आता जाता नहीं, और ये बात भी उसे बताई कि उसे कब घर से बाहर निकलना है और उसे किस रास्ते वापस घर लाना है ताकि उसे कोई भी देख ना पाए। हैना उत्सव से बताती है कि आज ईवा पहली बार खिलखिलाकर हंसी और उन्हें एक बार बेबी को गोद में लेना चाहिए, लेकिन उत्सव बेबी को गोद में लेने से साफ मना कर देता है। कुछ दिन बाद उत्सव को एक डॉक्टर मिलता है जो शायद इस बीमारी का इलाज कर सकता था।
लेकिन जब वो ईवा को देखता है, डॉक्टर कहता है कि ईवा पूरी तरह से नॉर्मल है। माँ के पेट में हर बच्चे की बॉडी में बाल होते हैं। पैदा होने के कुछ दिनों बाद वो बाल गिर जाते हैं, लेकिन ईवा के केस में उल्टा हुआ था। उसकी बॉडी के बाल झड़ने की जगह और ज्यादा ग्रो होने लगे थे। ये एक नॉर्मल कंडीशन है और अब इन बालों को हटा पाना नामुमकिन है। ये सुनने के बाद गट्सअप बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों बाद ईयर 1990 तक ईवा 7 साल की हो चुकी थी। उसे कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो बाहर खेलते हुए बच्चों को खिड़की से देखती रहती। उसके डैड ने तो उसे खिड़की पर खड़ा होने से भी मना किया था। वो अक्सर अपनी माँ की तस्वीर देखा करती और सोचती कि काश वो अपनी माँ के जैसी होती। एक दिन बाहर एक एरोप्लेन जा रही थी, जिसे देखने ईवा खिड़की पर चली गई। जब उसे गट्सअप ने देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया और ईवा को ले जाकर एक लॉकर रूम में बंद कर दिया, जो शायद इनका स्टोर रूम था। अकेले बैठे हुए ईवा उन सारे मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करती जो बाहर उससे नहीं हो पाते थे। ये सही है, ओवर थिंकिंग करो तो सही दिशा में करो। ईवा की जगह कोई और नॉर्मल लड़की होती तो वो अपनी किस्मत पर रोती। कुछ दिनों बाद जब क्रिसमस था तो हैना क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हुए ईवा को बताती है कि क्रिसमस पार्टी में सारे बच्चे कैसे एंजॉय करते थे। जिसे सुनने के बाद ईवा भी क्रिसमस पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगती है। गट्सअप उसे खिड़की तक तो जाने नहीं देता था, तो क्या वो उसे पार्टी में जाने देता? पार्टी में जाने का सपना ईवा का कभी भी पूरा नहीं होने वाला था। इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि उसने पैदा होकर ही गलती कर दी, उसको तो कभी कोई सपना देखने का हक भी नहीं है। ये सुनने के बाद गट्सअप बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो हैना से कहता है कि वो उसकी भलाई के लिए ही उसे लोगों से दूर रखता है, ताकि कोई उसका मजाक ना उड़ा सके। अगर कोई उसका मजाक उड़ाएगा तो ये गट्सअप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी वो ईवा को पार्टी में जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद गट्सअप और हैना मिलकर ईवा के लिए शॉपिंग करते हैं। गट्सअप ईवा के लिए हाई बूट लाता है और हैना ईवा के लिए रेड कलर का ड्रेस बनवाती है, जिसको पहनकर ईवा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब पार्टी का दिन था और जैसा उम्मीद था वैसा ही हुआ। पहले तो ईवा को देख के सारे बच्चे डर गए, लेकिन उन बच्चों के बीच में एक ऐसा बच्चा जिसने ईवा से बात की। उसके बाद ईवा और सारे बच्चों के बीच में घुल मिल गई। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब पार्टी में एक मैजिशियन आया था। उसे लगा कि ईवा ने कोई कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, इसलिए वो गलती से उसका मजाक उड़ा देता है और उसे लिटिल डॉग बुलाता है। इस बात से ईवा चिढ़ जाती है और सबके सामने उसके मैजिक ट्रिक का पोल खोल देती है और तो और वो उसके ही अंडे से उसको मारती है। जिसके बाद गट्सअप ईवा को लेकर फटाफट पार्टी से निकल गया। घर आने के बाद ईवा बहुत ज्यादा दुखी थी और गुस्से में आकर घर में तोड़फोड़ करने लग गई। उसके डैड ने उसे बहुत ज्यादा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी, तो उसे ले जाकर उन्होंने फिर से लॉकर रूम में बंद कर दिया। अब फिर से ईवा मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग गई। गट्सअप को पेंटिंग करना बहुत पसंद था और अक्सर खाली समय में पेंटिंग किया करता था, क्योंकि तब के जमाने में यूट्यूब नहीं ना था। तो अगर यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गट्सअप को पेंटिंग करता हुआ देख ईवा भी अपने लिए एक ट्रेन की स्केच बनाने के लिए कहती है, लेकिन गट्सअप उसे मना कर देता है। जिसके बाद अगले दिन वो खुद अपने लिए एक ट्रेन की पेंटिंग बना लेती है। कुछ दिनों बाद गट्सअप का असिस्टेंट वहाँ काम करने आता है, जिसका नाम जिंजर था। ईवा जाकर उससे पूछती है कि उसका नाम जिंजर क्यों है, तो वो उसे बताता है कि उसके बालों का रंग जिंजर की जैसा है, इसलिए उसका नाम जिंजर है। जिंजर और ईवा में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो उसे टेलीग्राफ ऑफिस के वर्क के बारे में समझाता है। जैसे ही वहाँ ईवा के डैड आते हैं, वो टेबल के नीचे छुप जाती थी, क्योंकि उसके डैड ने उसे किसी से भी मिलने से मना किया था। जिंजर ईवा को टेलीग्राफ की कोडिंग के बारे में समझाता है। कुछ दिनों बाद ईवा अपने डैड से कहती है कि उसे भी टेलीग्राफ ऑपरेटर बनना है। सुनने के बाद ईवा के डैड को फिर से गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे फिर से उसी लॉकर रूम में बंद कर दिया। हैना को इस बार देखा नहीं जाता और वो गट्सअप से कहती है कि ईवा को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए और बार बार उसे इस तरह से लॉकर रूम में बंद करना अच्छी बात नहीं है। जिस पर गट्सअप हैना को डांट लगाता है और कहता है कि उसका जितना काम है वो उस पर ही ध्यान दे। जिसके बाद हैना घर छोड़कर चली जाती है। अब ईवा अकेली हो गई थी। ईवा की देखभाल करना गट्सअप के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। ईवा भी हैना के जाने की वजह से बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रही थी। कुछ दिन जैसे तैसे गुजर जाते हैं। एक रात ईवा चुपके से अपने डैड की शेविंग किट चुरा लाती है और शेविंग करने लगती है। जब उसके डैड ने देखा तो उसे बहुत डांट पड़ी। अब गट्सअप हार मानकर हैना के पास वापस जाता है, उसे वापस घर आने के लिए कहता है, लेकिन हैना अभी भी अपनी ही बात पर अड़ी हुई थी। इसलिए वो ईवा को एक टेलीग्राफ स्टेशन लाकर देता है,
जिससे वो रोज जिंजर से बात किया करती थी। लेकिन हैना की डिमांड थी कि ईवा स्कूल जाए और उसकी ये डिमांड अभी भी पूरी नहीं हुई थी। इसलिए वो एरिया के डीएम के पास जाती है और उनसे कंप्लेंट करती है कि एजुकेशन पे हर बच्चे का हक होता है, इसलिए ईवा को भी स्कूल जाने देना चाहिए। जिसके बाद मजबूरी में आकर गत्सव ईवा को स्कूल भेज देता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। ईवा को स्कूल के बच्चों ने खूब बुली किया, यहाँ तक उन्होंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए और बालों को भी नोच लिया। ईवा जब घर गई तो उसने चुपचाप छुपकर अपने कपड़े चेंज कर लिए और इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी अगर गत्सव को इस बारे में पता चला तो वो उसकी पढ़ाई बंद करवा देगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। अब ईवा 14 साल की हो चुकी थी और उसके स्कूल के बच्चे उसे आज भी बुली किया करते थे, जिसकी वजह से ईवा स्कूल नहीं जाती थी और नदी किनारे अकेले बैठकर पढ़ाई किया करती थी। कुछ दिनों बाद गत्सव को एक डॉक्टर का पता चलता है जिसने उन्हें अपनी तरफ से इनवाइट किया था। उनके पास स्पेशल डॉक्टरों की टीम थी, वो शायद ईवा की इस कंडीशन का इलाज कर पाए। ये सुनकर ईवा के मन में फिर से उम्मीद जाग गई। वो बहुत ज्यादा खुश थी। गत्सव ने ईवा के इलाज के लिए रेलवे स्टेशन से कुछ पैसे चोरी किए और उसे इलाज कराने के लिए अपने साथ ले गया। ट्रेन में ईवा और गत्सव दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। ईवा ने जिंदगी में पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी। दोनों एक लग्जरी होटल में रुके थे जहाँ ईवा को एकदम प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन वहाँ का वेटर ईवा को देख के डर गया। गत्सव ने उसे अपना मुंह बंद करने के लिए हैवी टिप दी। अगली सुबह जब ईवा डॉक्टर से मिलने गई, गत्सव को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। बाहर मीडिया की भीड़ लग गई थी जो ईवा की फोटो लेने के लिए बेचैन थे। ईवा जब अंदर गई तो उसे अपनी तरह एक आदमी मिला जिसकी स्किन एलिगेटर की तरह थी। वो ईवा को अपने साथ ले गया। उसने ईवा को ड्रिंक दी, लेकिन ईवा ने कभी अल्कोहल नहीं पिया था, इसलिए उसे उल्टी आ गई। वो ईवा से कहता है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, उसकी कभी भी शादी नहीं होगी, न उसका घर परिवार होगा। वो उसके साथ सर्कस ज्वाइन कर ले जहाँ उसे उसका एक परिवार मिलेगा, जहाँ उसके जैसे ही कई और लोग भी हैं और साथ में उसे पैसे भी मिलेंगे जिससे वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सकती है। ईवा उसे बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। रात में जब वो सो रही थी उसे देखने के लिए एक डॉक्टर आया जो डॉक्टर कम मोलेस्टर ज्यादा लग रहा था। उसने ईवा को बिना जगाए ब्लैंकेट में हाथ डालकर पता नहीं क्या ही चेक किया। ईवा इस चेकअप से बहुत डर गई थी। अगले दिन कुछ लोग आए। ईवा को उनके सामने किसी नमूने की तरह पेश किया गया। डॉक्टर के हाथ में एक बड़ी सी स्टिक थी, जैसे ईवा कोई जंगली जानवर है। ईवा को वो लोग चारों तरफ से टच कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। कुछ लोग तो ईवा के बाल भी कट कर रहे थे। ये सब ईवा ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। ईवा जब होश में आती है तो उसके डैड को बुलाया जाता है। वो उन्हें देखते ही घर जाने की जिद करने लगती है। गत्सव ईवा को देख के उसकी हालत समझ गया था, इसलिए डॉक्टर के रोकने के बाद भी वो नहीं रुकता। रास्ते में गत्सव जानना चाहता था कि ईवा के साथ वहाँ क्या हुआ, लेकिन इन सब के बारे में ईवा अपने डैड से कुछ नहीं बताती। घर पहुंचने के बाद हैना भी जानना चाहती थी, लेकिन वो उसकी तरफ देखती भी नहीं और सीधा अपने रूम में जाती है। अपने रूम में चिल्ला चिल्ला कर वो रोने लगती है और अपनी मॉम की फोटो भी वो तोड़ देती है। गत्सव को उसके सीनियर ऑफिसर मिलने आते हैं जो रेलवे स्टेशन से कुछ पैसे गायब होने की इंक्वायरी कर रहे थे। ईवा रोज की तरह पढ़ाई कर रही थी, तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम स्पार्क है। वो ईवा से दोस्ती करना चाहता था, जिसके बाद ईवा उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। एक दिन वो पानी में स्विमिंग करने गया। उसने ईवा को भी अपने साथ स्विमिंग करने के लिए कहा। ईवा बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गई, जबकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। तब स्पार्क ने उसे बचा लिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। ईवा और स्पार्क काफी क्लोज हो गए थे। ईवा ने एक दिन स्पार्क से बताया कि वो उससे प्यार करती है, जिसके बाद उसने उसे हक किया। शायद वो ईवा को बस अपना दोस्त मानता था, क्योंकि कुछ दिनों बाद ईवा ने देखा कि स्पार्क वहाँ किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है, जहाँ अक्सर वो दोनों बैठा करते थे। उस दिन के बाद ईवा ने स्पार्क से कभी भी बात नहीं की। ईवा को दुखी देख के उसके डैड उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम भी ईवा था। एक्चुअली वो गत्सव की गर्लफ्रेंड थी। वो औरत 55 साल की थी, लेकिन काफी यंग थी। ईवा उसकी खूबसूरती का राज जानना चाहती थी, जिसके बाद वो ईवा को अपना ध्यान रखना सिखाती है। ईवा उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी। नई जगह, नए लोगों से बहुत पसंद आ रहे थे। कुछ दिन बाद गत्सव जिंजर से बताता है कि उसने कुछ पैसे चुराए थे, जिसकी इंक्वायरी में अब वो फंसने वाला है। वो उसे कहता है कि उसने पैसे ईवा की अच्छी देखभाल के लिए चुराए थे।
ताकि उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। जिंजर गुस्से में चिल्लाते हुए गटसव से कहता है कि पैसे चोरी करने के बाद भी उसने ईवा को वो नहीं दिया जो वो चाहती थी। वो मैथ की स्टडी करने यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहती थी, लेकिन गटसव ने उसे कभी मौका ही नहीं दिया। अगर गटसव की जॉब चली गई तो ईवा बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएगी। इसलिए ईवा की अच्छी परवरिश के लिए जिंजर ने पैसे चोरी का इल्जाम अपने सर ले लिया और वहाँ से चला गया। ईवा जब घर आई तो जिंजर को जाता हुआ देख वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे रोक ले, लेकिन गटसव उसे कहता है कि ये सब उसके हाथ में नहीं है। जिंजर ईवा से बिना मिले वहाँ से चला गया था। ईवा जिंजर को जाता हुआ देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उस वक्त जिंजर भी खुश था ईवा को देख के, क्योंकि उसने उसके लिए कुछ अच्छा काम किया था। कुछ दिनों बाद ईवा अपने बर्थडे के दिन अपने डैड से सर्कस देखने जाने की जिद करती है। सर्कस में कई तरह के लोग थे, कोई लंबा कोई नाटा, दो बहन जो जुड़ी हुई थीं। उसके बाद एक औरत आती है जिसकी बॉडी में सेम ईवा की जैसे ही बाल थे, जिसे देख के गटसव ईवा को वहाँ से लेकर चला जाता है। रास्ते में सर्कस का मैनेजर गटसव को रोककर गटसव से कहता है कि वो चाहे तो ईवा यहाँ काम कर सकती है, जिसके उसे अच्छे पैसे दिए जाएंगे। गटसव को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन ईवा कुछ दिनों बाद अपनी मर्जी से जाकर उस सर्कस को ज्वाइन कर लेती है। वो अपने घर एक लेटर छोड़ के गई थी, जिसे देख के हैना जल्दी से वहाँ जाती है जहाँ सर्कस का ग्रुप रुका हुआ था, ताकि वो एक बार ईवा से बात कर सके कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब हैना वहाँ पहुँचती है तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ईवा 19 साल की हो चुकी है और आज भी वो सर्कस में काम करती है। ईवा अब लायन वुमन के नाम से फेमस थी और अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, और साथ में ही वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो एक दिन रात के अंधेरे में वो सर्कस को छोड़कर चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईवा अब 24 साल की हो चुकी है और एक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थी। बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते थे। ईवा कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी। अब उसका मजाक उड़ाने की किसी में हिम्मत भी नहीं थी। एक दिन ईवा को खबर मिलती है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। फ्यूनरल अटेंड करने के बाद ईवा फिर से अपने घर जाती है, जहाँ हैना उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। ईवा को वो एक डायरी देती है जो उसके डैड ने मरने से पहले उसे देने के लिए कहा था। ईवा देखती है कि उसके डैड ने उसकी कई सारी स्केच बनाई थी, जिसे देख के ईवा को बहुत खुशी होती है कि उसके डैड उससे कितना ज्यादा प्यार करते थे। और यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।